कहानी की शुरुआत होता है 97 साल का एक आदमी से जो हाल ही में मर्डर के केस के सजा काट कर आया है। पर अचानक उसकी किस्मत पलट गई। उसने लॉटरी में जीते थे पूरे के पूरे 293 मिलियन। जिंदगी में पहली बार उसने खुशी महसूस की थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही चाहिए था। सिर्फ 3 घंटे में उसके सारे के सारे पैसे खत्म हो गया और अब पुलैब एक कैसीनो की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे, वो भी दर्द में। तभी पीछे से एक आदमी आता है काले सूट में और शांति से और बोलता है, लगता है तुम सोच रहे हो कि काश उसी वक्त रुक जाते। वो उसे उसके नाम से पुकारता है और उसकी दुख भरे अतीत का याद भी दिलाता है। तुम तो एक ऐसे ही आदमी हो जिसे अपनी ही बेटी ने रेस्ट्रिक्ट करा रखा है और लोन शार्क वाले उसे खोज रहे हैं। और सूट वाला आदमी उसे ये बोलता है कि वो उसे इतना ज़्यादा पैसा देगा कि उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और वो उसे एक बैग देता है और बैग के अंदर बहुत सारा पैसा था। इतना ज़्यादा पैसा था जो यकीन करने का लायक नहीं था। वो बोलता है कि बिलोग इस बैग से हर मिनट 1 बिलियन निकाल सकता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है, तुम बहुत ज़्यादा ही ऐसा कर रहे हो। और साथ ही ये भी बताता है कि जब भी तुम इससे पैसे निकालते हो, तुमसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ तुमसे छीन जाती है। लेकिन लालच की नशे में बिलोग इस चेतावनी को हल्का लेता है। इतने सारे पैसे देखकर वो दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, हंसता है, कूदता है जैसे कि पागल हो गया हो। उसके दिमाग पर बस एक ही बात घुसती है कि मैंने 3 घंटे में 10 बिलियन यॉन बना लिया है। मैं वीआईपी रूम जा सकता हूँ। पर वक्त के साथ उसका किस्मत भी और शरीर भी दोनों चीज़ें बदलने लगती है। वो जितना ज़्यादा पैसे निकालता है उतना ज़्यादा ही पतला हो रहा था। उसके शरीर में मांस नहीं था ऐसा लग रहा था और वो इस सब से बेखबर खुशी से झूम रहा था पैसे देखकर। और सूट वाला आदमी अफसोस के साथ उसकी तरफ देखता है और बिलियो की हालत अब बहुत ज़्यादा ही खौफनाक था। और वो सोचता है, मैं हर एक सेकंड अब 1 मिलियन कमा रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी लग रहा है। जल्दी वो खांसने लगता है और पैसों के ढेरों के बीच पर गिर जाता है क्योंकि उसका शरीर बहुत ही ज़्यादा पतला हो चुका था, एक लकड़ी की तरह। जिंदा तो है पर जैसे कि अंदर कोई जान ही नहीं था। और सूट वाला आदमी उसे नीचे से देखता है और बोलता है, तुम्हें क्यों नहीं सोचा? जब तुम्हारा हालत और वजन इतना ज़्यादा घट रहा है तो तुमने क्यों नहीं रोका? अगर तुम एक बार खुद को देखते तो फिर तुम समझते कि तुम जितना ज़्यादा पैसे निकाल रहे थे उतना ज़्यादा ही पतला और जान खत्म हो रही थी जैसे। हल्की मुस्कान के साथ वो मुड़ जाता है और उसके चारों ओर नोटों के जैसे बरसात हो रहे थे। और उसके पीछे वो आदमी पिलोग जिसने सारा जीवन पैसों का सपना देखा था, उसके पास आज इतने सारे पैसे थे। वो लिटरली बहुत सारे पैसों के ऊपर सोया हुआ था। आज वो उसी पैसों के अंदर डूबकर मर गया, या फिर बोले तो दबकर मर गया। और सूट वाला आदमी चलते चलते उसके वॉलेट की तरफ देखता है और हल्का सा हंसता है और फिर धीरे से बड़बड़ाता है और बोलता है, देखता हो अगली बार मैं इसे किसे दूँ और वो क्या खोएगा। सीन बदलता है और हम देखते हैं 9 साल के लड़के को जो अपने माता पिता के अंतिम संस्कार पर रो रहा था। वो अपने से 17 साल बड़ी बहन को बोलता है, दीदी मैं बड़ा होकर सियोल कॉलेज पर पढ़ूंगा और तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दूंगा। और बोलता है उनके माता पिता भी यही चाहते थे क्योंकि उनका नाम का मतलब अमीरी थी। गुनगू कसम खाता है और बोलता है कि वो उसे सब कुछ देगा। और तभी उसकी बहन उसे हक करती है और बोलती है, ये बातें तो उसे कहनी चाहिए थी, पर उसका छोटा भाई बोल रहा है। ये सुनकर उसका भाई भी रो रहा था। पर वक्त बदलता है पर और उन लोगों ने जो सोचा था वो नहीं हुआ था। यीमो बहुत ही ज़्यादा मोटा और बहुत ही ज़्यादा खर्चीला हो जाता है और उसके ऊपर पुलिस एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसे मोटा सांड के तरह ट्रीट करते हैं। साथ ही साथ उसे लड़की के जैसे मेकअप करते हैं और उसे 2 बॉल पहनाते हैं और उसके पिक्चर्स खींचना शुरू कर देते। गुम्बू जोकर से भी ज़्यादा अजीब लग रहा था और वो पुलिस उसके पिक्चर्स ले रहे थे और वो लोग हंस रहे थे और गुम्बू मन ही मन बहुत ज़्यादा
गुस्से में था और मन ही मन गालियां देता है। ये घटिया लोग दूसरों को सताकर इतना ज़्यादा खुश होते हैं। मैं इन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। कि तभी एक लड़की वहाँ से आती है जो गुम्बो का क्रश थी। वो वहाँ आती है और जून पर गुस्सा होती है कि उसने उसका पाउच लिया था और साथ ही कहती है कि उसे उसका पाउच तुरंत लौटाए। पर जून उसके साथ भी खेलने लगता है और उसका पाउच ऊपर ले लेता है और वो उसे लेने की कोशिश कर रही थी और बोलता है ले लो अगर ले सकते हो। कुंबू बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और उसका दिल घबराने लगता है और उसके मन में आता है कि वो शायद फिर से मेरी मदद करने के लिए आई है। वो उसकी बहादुरी और सुंदरता पर फिदा हो जाता है। पर जून जब उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और लड़की को छेड़ने जैसा माहौल बना देता है तब कुंबू बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके मन पर बार बार यही आ रहा था उस कमीनी की कैसे हिम्मत हुई मेरी क्रश शिनई को छूने के भी। पर उसने खुद को रोक लिया और सोचा कि अभी के लिए चुप रहना बेहतर है मेरे लिए और मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वो खुद को ज़रूर साबित करेगा। उसने दोनों पुलिस को मन ही मन घटिया और कचरा बोला और वो मन ही मन सोच भी रहा था कि जब वो दोनों किसी घटिया काम के लिए स्कूल छोड़ देंगे तब वो और उसकी क्रश यूनिवर्सिटी पर एक साथ चेरी ब्लॉसम के वहाँ से जाएंगे खुश होकर। और उसने सपने में ये भी देखा कि शिनई उसे उसकी परिवार से उससे मिला रही थी और उसके साथ ही शादी करेगी। पर 8 साल बीत जाते हैं और तब कुमू प्रोडक्शन वर्कर की तरह काम करता था। ब्रेक के समय वो कॉफ़ी पीते हुए सिगरेट फूंकता और अपने फ़ोन पर शिनई का इंस्टाग्राम देखता। उसने देखा कि शिनई जून के साथ बाली घूमने गई है और वो भी प्राइवेट विला में जहाँ पर हर चीज़ रोमांटिक थी। वो ये देखकर गुस्से से भर गया और वो दर्द से भर गया और सोचा वो कैसे किसी आदमी के साथ बाहर घूमने जा सकती है। उसे पहले ही शक हुआ था कि उसका शायद कोई बॉयफ्रेंड है पर वो मानना नहीं चाहता था। और आज सच्चाई उसके सामने था। वो जून की गर्लफ्रेंड निकली और सोच रहा था उसने उसे कितना ज़्यादा प्यार किया था कि तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है उसके बहन यूनू का और पूछा क्या आज रात तुम चिकन खाओगे। फिर उसने पूछा क्यों, आज क्या कोई खास दिन है। और यूनवा ने खुशी से बोला कि उसे सुपरवाइजर का पद मिला है और ये सुनकर उसने उसको बधाई दी। पर ये उसके जीवन पर ज़्यादा देर ये खुशी नहीं टिकी कि तभी उसे पीछे से उसका ऑफिस बॉस आता है और मारता है। ब्रेक का टाइम कब का ख़त्म हो गया है और तू अब भी फ़ोन देख रहा है, चल मेरे पीछे आ। फिर वो उसके पीछे चली पर उसका दिमाग कहीं और था और वो खुद को समझा रहा था कि कोई भी बात नहीं, शायद मैं डेटिंग में अच्छा नहीं हूँ पर ज़िंदगी मेरी भी एक दिन बहुत ज़्यादा सुंदर होगी। दीदी का भी प्रमोशन हुआ है, मेरा भी प्रमोशन होगा, बस मुझे मेहनत करना पड़ेगा। पर एक दिन उसकी ज़िंदगी गुम्बू अपनी सिस्टर को लेकर ऑफिस भागा। डॉक्टर ने बोला तुम्हारी बहन को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर ने बोला कि बाकी टेस्ट के बाद पता चलेगा। गुम्बू इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे तो उसकी सिस्टर का चेकअप कराने के लिए सिर्फ लाया था। उसने सोचा कि दुनिया सिर्फ नाइंसाफ़ी नहीं करती बल्कि बहुत ही ज़्यादा बेरहम भी है। उसकी बहन जो अभी भी बहुत ज़्यादा खुश थी अब वो पलंग पर पड़ी हुई थी ब्लड कैंसर के कारण। हॉस्पिटल रूम के बाहर गुम्बू खड़ा रहा और सोचा कि चाहे कोई कितना ज़्यादा कोशिश कर ले, जिनके पास किस्मत नहीं है वो कभी भी सफल नहीं हो सकते। जिस सुंदर फ्यूचर का हम कल्पना करते हैं वो तो सिर्फ उन्हीं लकी लोगों के लिए है जो वो डिजर्व भी करते हैं। उसके मन पर करवाहट भर गई थी। शायद उसे पहले ही कोशिश छोड़ देनी चाहिए थी। कम से कम जी भर के जीता और जो भी चाहता वही करता। फिर वो अपने बहन के कमरे के अंदर गया और यूंगा ने स्माइल करके बोला माफ करना, इलाज बहुत ज्यादा ही महंगा है। फिर गुम्बू के आंखें भर आई। उसने रोते हुए बोला पागल हो गया दीदी, सॉरी क्यों बोल रही हो। अंदर से वो खुद को दोष दे रहा था और बोल रहा था शायद मुझे पहले से पता होता कि आप इतने ज्यादा गंभीर बीमार है, मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता। फिर शाम को जब वो सबवे से घर लौट रहा था तब एक पुलिस वाला आया और उसे डंडे से धक्का दिया और खुद सीट पर बैठ गया। गुम्बू जैसे तैसे भीड़ में एक कोने पर बैठा, थका हुआ और टूटा हुआ।
ध्यान भटाने के लिए उसने फ़ोन निकाला और फिर स्क्रॉल करने लगा। उसके ना ही कोई फॉलोअर्स थे और ना ही कोई फॉलोइंग, पर सर्च हिस्ट्री में उसके पुराने स्कूलमेट्स के आईडी भरे हुए थे। वो अक्सर उनके प्रोफाइल देखता था, पर कभी फॉलो करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, बस दूर से ही देखता था। उसने देखा कि उसके कई पुराने दोस्त जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पर फेल हो गए थे, अब अपने पेरेंट्स के पैसों से विदेश पे पढ़ाई कर रहे थे और कुछ अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ मज़े कर रहे थे और एग्ज़ाम पास करने की खुशी मना रहे थे और कोई अपने सक्सेस की खुशी मना रहा था। और कुछ लोग सीईओ हो गए थे और कुछ लोग कार चला रहे थे महंगे-महंगे। कोई शादी कर रहा था और कोई तो पेरेंट्स भी बन गए थे और अपने घर पर शिफ्ट हो गए थे। स्क्रीन पर एक के बाद एक तस्वीरें आ रहे थे। स्क्रॉल करते-करते उसकी नज़रें एक लड़की पर अटक गई, जिसे ऑनलाइन सभी प्रिंसेस के नाम पर जानते थे। वो समुद्र के सामने खड़ी हुई थी। गुम्बू की नज़र वहीं पर अटक गई और उसने फोटो को जूम करके देखा। ऐसी जिंदगी के बारे में मेरा तो सिर्फ सपना ही रह गया। वो उस पिक्चर को ऐसे देखता रहा जैसे कि कोई पागलपन पे खो ही गया हो। उसे ऐसे पिक्चर्स देखने के कारण पीछे से एक लड़की घबरा गई। इसको मजाक पर उड़ाने के लिए उसने उस फोटो को पास ही पर बैठे पुलिस अफसर को दिखा दिया। अफसर ने भी वो पिक्चर देखा और शर्माया और हल्के से अपना सिर हिलाया, जैसे कि उसे भी ऐसी पिक्चर्स देखने की आदत हो। हकीकत को फिर से गुम्बू ने पकड़ लिया था, क्योंकि वो तो सोशल मीडिया घूम रहा था ताकि वो अपनी ज़िंदगी की दुख कम कर सके, पर उन सभी की खुशी देखकर उसे उसकी ज़िंदगी के दुख याद आ रहे थे। वो जानता था कि वो बाकी लोगों के जैसे नॉर्मल ज़िंदगी कभी भी जी नहीं सकता है। वो बहुत ज़्यादा निराश हो गया था। फिर उसने घर लौटने के बाद बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा। उसे याद आया कि कैंसर का खर्च बहुत ज़्यादा है और बोन मैरो ट्रांसफ़र करने के वजह से ही बहुत ज़्यादा करोड़ रुपए लगेंगे और उनकी पेरेंट्स के डेथ के बाद उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि दोनों ने जो कमाया है वो मिलाकर भी उसकी सिस्टर का इलाज नहीं हो सकता है और अभी उसके ऊपर सारे दायित्व थे। उसकी बहन तो हॉस्पिटल के बेड पर थी, इसलिए उसे ही घर का किराया, खाने के पैसे और सभी चीजें देना पड़ेगा अपनी छोटी सी नौकरी से। उसके आंखों से ये सोचकर आंसू निकलने लगे और फिर सोचा क्या मैं मर जाऊं। फिर उसे याद आया कि उसकी बहन ने उसके नाम पर इंश्योरेंस किया था जो 2 साल से एक्टिव थी, इसीलिए अगर वो मर जाए तो फिर इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। उसने गुस्से से अपने बहन को कोसा कि अपने लिए तूने क्यों नहीं लिया ये बीमा, पर अंदर से वो जानता था कि उसकी बहन उसे कितना ज्यादा प्यार करती थी। तभी उसने ठान लिया था अगर किसी को मरना है तो फिर वो खुद मरेगा। कि तभी उसके सामने एक कोट पहना आदमी आया और उसने बोला क्या तुम्हें मरने का शौक है। ये देखकर गुम्बू के हाथों से बियर का बोतल गिर गया और उसने शौक होकर उसके तरफ देखा। उस आदमी ने बोला बिना वजह जीना और बिना वजह मर जाना ये बहुत ज्यादा बेवकूफी है। क्या तुम्हारे पास सच में कुछ भी नहीं बचा है करने के लिए। गुम्बू ने घबराते हुए अपना चश्मा पहना और देखा और बोला कि तुम कौन हो। फिर उस आदमी ने बोला गुम्बू मैं सिर्फ उनके सामने आता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने आया और मैं अब तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। गुम्बू ये सुनकर हैरान रह गया और उसके दिमाग पर कई सारे सवाल चल रहे थे। ये आदमी कौन है और मुझे पैसे क्यों देगा, और सबसे बड़ी बात ये अंदर कैसे आया, दरवाज़ा तो मैंने लॉक किया था। वो सोचने लगा कि शायद मैं जल्दबाजी में लॉक करना भूल गया, पर उसे पूरी तरीके से याद था कि उसने दरवाजा की कुंडी लगाया था। वो आदमी देखने में बिल्कुल भी शक के लायक नहीं था। उसके बाल, उसके लुक्स इतने ज्यादा परफेक्ट थे जैसे कोई किसी बड़ी कंपनी का उत्तराधिकारी है या फिर सीईओ है। फिर गुम्बू ने सोचा क्या ये कोई अमीर आदमी है जो मुझे दया दिखाने के लिए आया है, शायद किसी चैरिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। पर अगली पर गुम्बू को गुस्सा आ गया। उसे ये याद आया शायद ये कोई यूट्यूब वीडियो कर रहा है जहाँ पर रईस लोग गरीबों के ऊपर पैसे फेंकते हैं और वीडियो बनाते हैं। उसके चेहरे पे नफरत और शर्म दोनों आ रहे थे, जैसे कि उसे खुद से ही घृणा हो। गुस्से से वो चिल्लाया और उस कोट वाले आदमी से बोला क्या तू सोचता है कि मेरी फैमिली का दर्द तो कुछ पैसों में खरीद लेगा या फिर हल कर देगा। हमारी तकलीफ तेरे लिए क्या कुछ भी नहीं है।
वो चीखा और बोला, क्या तू मुझे 1 बिलियन दे सकता है या फिर 10 बिलियन अगर मैं मांगू तो? फिर उसने गुस्से से उस आदमी को धक्का दे दिया, पर वो आदमी बिल्कुल शांत होकर मुस्कान के साथ बोला कि हाँ मैं तुझे दे सकता हूँ, और वो धीरे से यून हमारे मेन कैरेक्टर के सामने गया और हल्की चालक मुस्कान के साथ कुंभू को बोला, लेकिन 1 या 2 बिलियन फिर 10 बिलियन नहीं, मैं उससे भी ज्यादा दे सकता हूँ। सोचो, अगर तुम्हारे पास ये पैसा हो तो फिर तुम अपनी बीमार बहन को बचा सकते हो और वो सब कुछ ख्वाहिशें पूरा कर सकते हो जो तुम्हें करना था। उसने कहा, ये सब कुछ पॉसिबल पर कुछ शर्तों के साथ। पर वो सब कुंभू के माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है। कुंभू ने पूछा, माइंडसेट? वो बहुत ज्यादा हैरान थी। तभी उसे अपना पास्ट याद आने लगा कि वो कैसे अपने आप को दिलासा देता था। अब उसे रियलाइज हुआ कि उसके सारे सोच सिर्फ उसे दिलासा देने के लिए धोखा था। फिर उसने उदास होकर बोला, हाँ मेरी माइंडसेट खराब थी, मैं ही सालों से अपने आप को धोखे में रख रहा था। उसने उस आदमी का हाथ अपने कंधे से हटा दिया और कहा, अगर मैंने पहले ये सच्चाई समझ ली होती तो फिर आज मेरा ऐसा हालत नहीं होता, चाहे 1 बिलियन हो या फिर 10। फिर वो रोने लगा कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मैंने क्यों किया। कुछ लोग तो पैदा ही अमीरी में हुए थे, उन लोगों को कुछ करना भी नहीं पड़ता, वो सभी ना बोले ही सब कुछ पा लेते हैं। और हमने तो किताबें पढ़ने में ही सारी जिंदगी पार कर ली थी, जबकि पैसे से सब कुछ पॉसिबल है। जहाँ पर अमीर बच्चे 20 साल की उम्र पर कार चलाते हैं, बर्थडे मनाते हैं और अपने फॉरेन की मम्मी डैड के साथ वहां पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर गरीबों के लिए जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर अपने हार्श रियलिटी पर रोने लगा। वो कोट पहना आदमी वहीं पर खड़ा हुआ था और उसे देख रहा था। फिर उसने स्माइल किया और फिर गुम्बू के सामने बोला, सोचो गुम्बू, अगर मैं तुम्हें इतने सारे पैसे दूं तो फिर इतने सारे पैसे मिलना तुम्हारे लिए किस्मत की बात होगी। तुम्हें बस एक चीज चाहिए, ऐसा मौका जिसे तुम अपने जान लगाए हुए भी जीत सकते हो। और इसी तरह गुम्बू को एक आशा की किरण नजर देने लगी। गुम्बू थोड़ी देर के लिए अचंभित रह गया और सोचा, क्या शायद मेरी जिंदगी बदल सकती है। फिर उसने किंग ऑफ मनी की तरफ देखा और फिर बोला, क्या इसकी कोई लिमिट है या फिर तुम अनलिमिटेड मनी देने वाले हो मुझे? फिर किंग हल्की मुस्कान के साथ बोला, तेरी सोच तो कहीं ज्यादा है। और फिर उसने एक थैला बाहर किया और गुम्बू की तरफ दिया और बोला, इसे वॉलेट बीस्ट बोलते हैं। उसने गुम्बू को समझाया कि इस वॉलेट से बहुत सारे पैसे बाहर हो सकते हैं। गुम्बू ये देखकर उसके आंखें जैसे कि फट गई थी। उन्होंने हैरानी के साथ बोला, 1 मिलियन? फिर किंग ने बोला, हाँ। बोला कि हर सेकंड में तुम 1 मिलियन वॉन बाहर निकाल सकते हो और 10 सेकंड के बाद लिमिट 10 मिलियन होगी और 1 मिनट बाद 7 मिलियन। इतना कहते ही उसने वहां से पैसे निकाले और गुम्बू को दिखाया। गुम्बू बहुत ज्यादा हैरान हो गया था ऐसे पैसों के बारिश बारिश देखकर। और किंग बोल रहा था, सोचो अगर इतना ज्यादा पैसे हो जाए तो क्या करोगे? गुम्बू जवाब नहीं दे पाया। फिर किंग ने बोला, शायद मैथ्स तुम्हारी अच्छी नहीं है, लेकिन इतना काफी है तुम्हें खुश रखने के लिए। पर सबसे अहम बात यह है कि इस वॉलेट से जो भी पैसे निकलेंगे वो टैक्स फ्री है और ना ही पुलिस तुम्हें पकड़ेगी और ना ही बेआईनी बोलेगी। फिर इतना कहकर उसने अपनी उंगली बजाई और ज्यादा पैसे बाहर निकलने लगे। गुम्बू का दिल तेजी के साथ धड़कने लगे। पर गुम्बू ने कहा, तुमने बोला था कि एक कंडीशन हो। किंग मुस्कुराया और कहा, दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। कभी भी कहीं पर भी जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकते हो, पर हर बार तुम जब भी पैसा निकालोगे तुमसे जुड़ी किसी भी चीज की घट जाएंगे। गुम्मू ने पूछा, कोई चीज मतलब क्या घटेगा? फिर किंग ने शातिर मुस्कुराहट के साथ कहा कि क्यों ना तुम खुद ही ट्राई करो, अगर तुम अरबों निकालोगे तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा। फिर उसने 3 रूल्स समझाया। पहला, जैसे कि ऐसी कोई चीज जिसे गुम्बू रिलेट है घटते घटते पूरी तरीके से गायब हो जाए, तब वॉलेट बिस्ट से कोई भी पैसा नहीं बाहर निकलेगा। दूसरा, अगर लगातार 30 दिन के लिए वॉलेट बिस्ट से कोई भी पैसे नहीं बाहर निकलते हैं तो फिर वो गायब हो जाएगा। और तीसरा, अगर किसी और को दे दिया या फिर ट्रांसफर कर दिया या फिर खोल दिया या फिर वो खुद ही मर गया तो फिर वॉलेट बिस्ट गायब हो जाएगा। किंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि बस इतना ही, अब तुम डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। जैसे ही तुम इसे अपना लोगे
तुम बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे। तुम्हें क्या लगता है गुम्बो, क्या तुम खुश रह पाओगे अगर तुमने इस डील को मान लिया? गुम्बो के सिर पर हजारों ख्यालें घूम रहे थे और वो सोच रहा था अगर मैं मर भी जाऊं और बहन को मेरा इंश्योरेंस मिल जाए या फिर हर बार पैसा निकालने से मेरी लाइफ की कीमती समय खत्म भी हो जाए तो फिर क्या फर्क पड़ता है, आखिर पर तो नतीजा एक ही है। उसके आंखें खाली थे और वो सोच रहा था मुझे अभी पैसे चाहिए, और उसने किंग ऑफ मनी से उसका पाउच ले लिया और अगले ही पल तेज रोशनी का धमाका हुआ। जब गुम्बू ने दोबारा आंखें खोला, देखा किंग गायब था और कमरे में सिर्फ वो और वो पाउच था। वो नीचे गिर पड़ा और कांप रहा था और बैग की तरफ देख रहा था और सोच रहा था मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सब कुछ सच है। वो बड़बड़ाते हुए बैग खोला, पर अंदर देखने के बाद देखा अंदर कुछ भी नहीं था। और अगर मैं सोचूं और अंदर हाथ दिया तो फिर क्या पैसे बाहर होंगे? उसने ऐसा किया, फिर तभी पैसे बाहर आए। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके पास इतने ज्यादा पैसे थे। फिर उसने कुछ ही सेकंड से 65 मिलियन वॉन वहां से बाहर निकाल दिया था। उसे वो सब कुछ सपना लग रहा था और वो सोच रहा था आखिर मेरी जिंदगी कितनी ज्यादा घट गई होगी इन 65 मिलियन की वजह से। पर वो मन ही मन सब कुछ जानता था कि ये क्यों हो रहा है और क्यों वो कर रहा है। अभी उसे समझ आया कि उस आदमी ने उसकी जिंदगी के बदले ये पैसे दिए थे। उसने ये इस पाउच को देखा और सोचने लगा कि अब वो अपनी सिस्टर को इस पैसों से बचाएगा और वो अपने सारे सपने सच करेगा। और तभी उसने देखा उस बैग पर छोटे छोटे दो आग जैसे एक निशान आया गया था और वो उसकी तरफ देख रहा था। लिटरली वो छोटा सा पाउच हमारे गिम्बू की तरफ देख रहा था। ये देखकर वो डर गया और उसे अपने से दूर फेंक दिया। फिर दूसरे दिन वो अपने पार्ट टाइम वाला जॉब करने के लिए चला गया और उसने वो छोटा सा मनी पाउच भी ले आया था और पूछा क्या तुम्हें पानी चाहिए, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। और वो मुस्कुरा रहा था जैसे कि उसे कोई दोस्त मिल गया हो और वो उससे बातें करने लगा। सॉरी वॉलेट चन, मैं तुम्हें घर पर अकेले नहीं छोड़ कर आ सकता था, मुझे लगा तुम अकेला फील करोगे। तभी पीछे से उसका बॉस आया और बोला क्या तुम अकेलेपन से इतना ज्यादा इफेक्ट हो गया हो जो तुम अपने बैग के साथ बात कर रहे हो? चौंक गया और देखा तो बगल में उसका बॉस बैठा हुआ था। बॉस ने गुस्से के साथ बोला गुम्बू तू तो पूरी तरीके से पागल हो गया है, तू अब एक कॉइन पर्स के साथ बातें कर रहा है। गुम्बू ने बोला कि ये कोई भी कॉइन पर्स नहीं है, क्या आप नहीं देख पा रहे हो वो क्यूट से आंखें? फिर बॉस ने देखा और बोला आंखें, इस पर तो कोई भी आंखें नहीं है, तू बेवकूफ है। पर उसके बॉस की नजर में वो बस छोटा सा एक बैग था, जबकि गुम्बू उसके आंखें देख पा रहा था। फिर बॉस ने गुम्बू के ऊपर हाथ उठाया और मारता रहा। गुम्बू के पुराने यादें सब याद आने लगे जब बॉस उसे बिना वजह ही पीटने लगते थे। जब कोई वो ठीक से नहीं कर पाता था तब उसे मारा जाता था। जब वो खाना थोड़ा ज्यादा खा लेता था तब भी उसका बॉस उसके ऊपर हाथ उठाता था। वो सब ह्यूमिलेशन और उसके साथ जो अत्याचार हुआ था वो सब कुछ उसे आज याद आ रहा था और वो गुस्सा हो गया। जैसे ही बॉस ने फिर से मारने के लिए बढ़ा तब गुम्बू ने वो डॉच कर लिया था और उसके बॉस ने सोचा इसने कैसे मेरा वार डॉच कर लिया, और गुम्बू ने गुस्से के साथ उसके बॉस को एक थप्पड़ जड़ दिया। सभी वर्कर्स ये सब देखकर ठहम गए जैसे कि कुछ बहुत ज्यादा हो चुका था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि गुम्बू ने अपने बॉस के ऊपर हाथ उठाया था। गुम्बू वहां पर खड़ा रहा और फिर बोला मैं इस दिन का इंतजार बहुत दिन से कर रहा था। फिर उसने अपने जेब से एक कागज निकाला और एक कलम और फिर लिखने लगा। वो कागज एक रेजिग्नेशन लेटर था और उसने वो कागज सीधा बॉस के चेहरे के ऊपर फेंक दिया। बॉस ये देखकर हक्का बक्का रह गया और आंखें फट गई थी जैसे आसमान गिर गया था उसके ऊपर। गुम्बू हल्के से मुस्कुराया और वहां से बाहर निकल गया। पीछे से बॉस हकलाते हुए बोला कि गुम्बू तुम सच में जीत गए। लेकिन गुम्बू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बाहर निकलने के समय उसके चेहरे पे हंसी थी और बोला कि आज से मैं बेरोजगार हूँ और यही तो मैं हमेशा से चाहता था। अब वो आजाद था और अमीर भी। और उस शाम जिंदगी में पहली बार गुम्बू ने एक 5 स्टार होटल के बाहर खड़ा था और फिर उसके अंदर चला गया। वो अमीरों की दुनिया के अंदर प्रवेश कर रहा था और उस समय उसने सोचा तो ये ही है अमीरों की दुनिया।
और उसके सामने गुम्बू उस दिन उस 5 स्टार होटल से अपनी बहन के लिए खाना लेकर गया था। जब उसकी बहन ने ये सारा खाना देखा वो तो आश्चर्य हो गई थी। फिर उसके बहन ने उसके भाई से पूछा ये सब क्या है। फिर गुम्बू ने बोला सुना है कि मैंने कीमोथेरेपी के समय अच्छा खाना खाना अच्छा बात होता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए ले आऊं। वहाँ की लड़कियां इतनी मजे से खा रही थी कि मैं खुद को लाने से रोक नहीं पाया। उसने कहा चलो जल्दी खा लो वरना ठंडी हो जाएगी। फिर यूनवा ने खाने को देखा और फिर बोला कि ये तो बहुत महंगा लग रहा है, तुमने इतने सारे पैसे कहाँ से लाया है। उसकी बहन ने अंदाजा लगाया कि ये सब कम से कम 30 यौन का होगा। गिम्बू मन ही मन सोचा कि 30,000 तो बहुत ही कम है। उस रेस्टोरेंट के खाना तो उससे 50 गुना ज्यादा थी। लेकिन उसकी बहन को क्या मालूम, वो तो हमेशा सस्ती जगह से खाना लाती थी। युनवा ने फिर पूछा अरे तुम तो अभी काम पर होने चाहिए थे ना, तो क्या तुमने छुट्टी लेकर यहाँ आ गए। फिर उसने बोला तुम्हारा चश्मा कुछ अजीब लग रहा है। फिर बोला अगर तुम ऐसे ही टेंशन लेते रही तो फिर मैं चैन से कैसे रहूंगा। फिर वो अपने कान या बहन के कान पर जाकर बोलता है कि मैंने काम से छुट्टी नहीं ली, बल्कि मैंने बहुत बड़ा लॉटरी जीता है। उसकी बहन ने बोला सच में। फिर गुम्बू ने अपना फोन दिखाया और बोला देखो अभी अभी मैंने प्राइस मनी लेकर आया हूँ। उनकी बातें सुनकर सामने वाले मरीज जैसे कि पानी थूकने वाली थी। फिर उसकी बहन ने उसका फोन लिया और देखा इतनी सारे रकम। उसकी बहन बोल रही थी 1 बिलियन। और गुम्बू मन ही मन जानता था कि सच क्या है। गुम्बू ने मन ही मन सोचा ये ऐप नकली है। उसकी बहन को यकीन कराने के लिए इस नकली ऐप का यूज कर रहा था वो, और उसकी बहन उस पर यकीन भी कर लेती है। फिर गुम्बू ने बोला कि इतनी सारी बातें छोड़ो, पहले हम खाना खा लेते हैं, इसे हम अपनी छोटी सी जीत समझते हैं। यूनबू अचानक रोने लगी और बोली मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि मैं नहीं बचूंगी, और इस कीमोथेरेपी से भी, और सबसे ज्यादा इस बात की अगर मैं चली गई तो फिर तुम्हारा क्या होगा। सबसे बड़ी तो ये बात मेरा इलाज का खर्चा इतना ज्यादा है कि कहीं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए उसे देने में। लेकिन अब सब ठीक है, गॉड ने हमारी सुन ली। गुम्मू ने अपनी बहन को देखा और सिर झुकाकर झूठ बोलने के कारण मन ही मन सॉरी कहा। फिर उसने पानी खाते हुए बोला बस करो और रोना बंद करो और खा लो। यूनवा ने सिर हिलाया और बोल पर मैं कच्चा नहीं खा सकती। आखिर में उसने अपना खाना सभी के साथ बांट लिया। थोड़ी भी देर बाद डॉक्टर आए और यूनवा को कहा यूनवा आपका प्राइवेट रूम तैयार हो गया है, अब आप अपनी प्राइवेट रूम पर शिफ्ट कर सकते हैं। जब यूनवा ने वो रूम देखा उसकी आंखें फटी रह गई, वो रूम इतना ज्यादा सुंदर था। गुम्बो मुस्कुराया और बोला कि अब से तुम्हारा इलाज यहीं पर होगा। यूनवा ने गुस्से और हैरानी से कहा इतनी फिजूल खर्चे क्यों। गुम्बू ने शांत लहजे से कहा तुम्हारे लिए ये जरूरी है, बेहतर होगा कि तुम बाकी मरीजों से दूर रहो वरना तुम इन्फेक्टेड हो सकते हो। फिर यूनवा ने कहा पर दूसरी रूम भी तो अच्छी ही थी। इससे पहले कि वो और कोई सवाल करती गुम्बू ने कहा मुझे नया चश्मा लेने के लिए जाना पड़ेगा। यूनवा वही खड़ी रह गई। फिर गुम्बू अस्पताल से निकला और सीधा चश्मे लेने के लिए शॉप पर पहुंचा, पर हैरान हो गया क्योंकि उसके सामने वही कमीना था जो उसे स्कूल के दिनों में बुली करता था। फिर उसने बोला अरे वाह हमारे प्यारे गुम्बू, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, पहले जैसे ही रह गए। गुम्बू वहीं पर रुक गया और अपना अतीत याद करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि वो यहीं पर काम करना चाहता था और उसे इस जगह पर नौकरी भी मिल गई। फिर जिन ने ताना मारा और बोला तो क्या लेने के लिए आए हो, शायद तुम वॉशरूम यूज करने के लिए आए हो क्योंकि तुम्हारा औकात के बाहर ही ये सब। उसकी आवाज में वही पुरानी हंसी थी। गुम्मू ने धीरे से समझाने की कोशिश की कि वो यहाँ पर सिर्फ एक नई चश्मा और अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए आया है। उसने कहा था कि उसे सुना था कि ये जगह बहुत ज्यादा महंगी है इसलिए आया, पर जीन उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। फिर उसने ताना मारते हुए बोला तेरे जैसे नीच लोगों के लिए ये जगह तो नहीं है। फिर पास खड़ा एक जूनियर स्टाफ मेंबर बोला सर बस बहुत हो गया, आप कुछ ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन जिन ने मजाक पर उड़ा दिया और बोला तू अपना काम देख, मेरे काम पर नाक मत करा। और सभी को बोला ये गुम्बू हाई स्कूल पर मेरा चमचा था और इसका और भी नाम था, गरीब गुम्बू, भिखारी गुम्बू।
गुम्मू ने कहा कि अब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। यह सुनकर जिन के मुस्कान आ गई। उसने कहा, अच्छा तो चल, आज तुझे मैं गुची का लुक देता हूँ। उसने गुम्बू को बहुत ही ज़्यादा महंगे ब्रांड से भर दिया था। कपड़े ठीक करते हुए वो पिक्चर भी खरीद रहा था और एक जूनियर उसके कपड़े ठीक कर रहा था। और तभी जिन उसका फोटो खींचने लगा और बोल रहा था, अरे हटो भी ज़रा, थोड़ा सा पिक्चर तो ले लो, देखो तुम तो पूरा ही माल लग रहे हो। फिर ताना मारते हुए बोला, पहन ले अभी, बाद में पेमेंट कर देना। अंदर ही अंदर जिन एक और प्लान बना रहा था। उसने सोचा, स्टोर में कुछ नए लग्जरी प्रोडक्ट आए हैं और ये मोटा तो वैसे भी मूर्ख है और इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसने हंसते हुए बोला, फैटी, आज तुझसे मैं बहुत ज्यादा इनकम करूंगा। आखिरकार गुम्मू ने कहा, ठीक है, मैं ये सब ले लेता हूँ। और जिन ये सुनकर खुश हो गया और जिन ने उसे थप्पड़ मारते हुए बोला, अरे वाह, तेरा दिल बहुत बड़ा है। थोड़ी देर सोफे पर बैठ जा, मैं बिल बनाता हूँ। पर गुम्बू ने शांत होते हुए बोला, नहीं, मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा, मैं उस जूनियर सेल्समैन से खरीदूंगा। जिन की मुस्कान अचानक गायब हो गया। क्या मतलब? और गुम्बू ने बोला, कस्टमर ये निर्णय करता है कि वो किससे खरीदेगा और मैं अब इस स्टोर पर ज़्यादा आऊँगा। अगर तुम हर बार ऐसा करोगे तो फिर मुझे तुम्हारी शिकायत करना पड़ेगा। इसीलिए मैं सिर्फ उसी सेल्स पर्सन से खरीदूंगा। वो मुड़ा और उस जूनियर स्टाफ को बोला, क्या मैं लेडीज सेक्शन भी देख सकता हूँ? फिर उस स्टाफ ने बोला, सर यस। फिर गुम्बू मुड़ा और जिन से कहा, क्या तुम पहनोगे? जिन ये सुनकर गुस्सा हो गया। कुछ देर बाद जुन ने डुम्बो की पिक्चर ली और अपने दोस्त को भेजा और बोला, देख मेरे दोस्त, ये फैटी यहाँ पर आया है खरीदने के लिए। पैसों को पानी की तरह उड़ा रहा है, लगता है सच में लॉटरी ही मिल गया उसको। उसके दोस्त ने बोला, तू पागल है क्या, कुछ भी भेज देता है। उसी वक्त जून अपने गर्लफ्रेंड के साथ 5 स्टार होटल पर बैठा हुआ था और खा रहा था। उनकी पहली एनिवर्सरी डिनर थी और शिने उससे बोली कि फोन में पर बात मत करो, आज हमारा 1 साल पूरा हुआ है। फिर जून ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, मैं कुछ मजेदार देख रहा था। और जिन ने जो पिक्चर भेजी थी वो फोटो उसने शिनेई को दिखाई। देखो, ये शायद हमारे स्कूल का फैटी है, उसे शायद कोई लॉटरी मिल गई है। तभी पीछे से आवाज आई, अरे जून और शिने बड़े दिनों के बाद मिले हैं। और पीछे गुम्मू ही खड़ा हुआ था। उसने खुशी के साथ बोला, अरे वाह, बड़े दिनों के बाद मिले। और शिनेई, हमारी स्कूल की गॉडेस, अभी भी तुम वैसी ही सुंदर हो। शिनेई ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे थैंक यू गुम्बू। फिर जू ने थोड़ा मुस्कुराया और बोला, क्या इत्तेफाक है? और गुम्बू ने सोचा, कोई इत्तेफाक नहीं है। डिपार्टमेंट स्टोर से बाहर निकलकर मैंने सर्च किया था आईडी, फिर मुझे मिला कि वो लोग इस रेस्टोरेंट पर है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। सोचा क्यों ना इनसे मिल लिया जाए। फिर जू ने डुम्बू को ध्यान से देखा और मन ही मन सोचा, क्या सच में इस मोटे ने लॉटरी जीत ली? फिर शिनेई ने गुम्बू को देखकर बोला, तुम तो पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो। फिर गुम्बू ने बोला, मुझे तो नहीं लगता है मैं बदला हूँ। फिर मुस्कुरा कर बोला, वैसे सुना है आज तुम्हारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, बधाई हो। शिनेई हल्के से मुस्कुराया। फिर डुम्बो जू के पास गया और बोला, अरे जू, तू तो पहले से भी ज्यादा सस्ता हो गया है। उसने ताना मारते हुए बोला कि पहली एनिवर्सरी है तेरी और तूने बस सिंगल आइटम्स ऑर्डर की है, थोड़ा तो क्लास रखना चाहिए था ना, कम से कम फुल कोर्स मील ही ले लेता। फिर उसने शरारते टोन से कहा, उसने पहले ही मेन्यू पढ़ लिया था, फुल कोर्स मील के साथ तो लॉबस्टर भी आता है और तूने तो सिर्फ स्टेक लिया है, उस पर तो लॉबस्टर अलग से नहीं आता। जू के चेहरे में गुस्सा झलकने लगा। फिर गुम्बू ने उनका वाइन का ग्लास लिया और मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ, वाइन भी ग्लास से ली है, बोतल से नहीं, बहुत ही सस्ती वो वाइन है। और फिर जून बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुम्बू की कॉलर पकड़ ली और गुस्से से चिल्लाया, तू कौन समझता है खुद को, कुछ सालों में बहुत ज्यादा छलने लगा है, क्या मैं तुझे पुराने दिनों का याद दिलाऊं? फिर गुम्बू के लहजे सख्त हो गया और उसने बोला, हाथ हटा मेरे ऊपर से, ये कपड़े नए हैं, आज ही खरीदे हैं, अगर ये डैमेज हो जाता है तो फिर क्या इसका मुआवजा तुम दे सकोगे? फिर शिने गुस्से से खड़ी हो गई और बोला, बस करो तुम लोग, मुझे झगड़े से नफरत है। गुम्बू ने बोला, 1 मिनट रुको। फिर उसने एक महंगी वाइन लाई और शिने को दी। तुम्हें पता है, जब स्कूल के दिनों में सभी मुझे परेशान करते थे, तब तुम ही एक थी जो मुझे परेशान नहीं करती थी और मेरे
लिए लड़ाई भी करती थी। फिर शिनई ने बोला, नहीं गुम्बो, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर गुम्बो ने बोला, नहीं मैं ये देना चाहता हूँ। और फिर गुम्बो ने बोला कि अब मैं तुम दोनों के बीच नहीं आने वाला, तुम लोग डेट एंजॉय करो। ये बोलकर गुम्बो वहाँ से चला गया और वेटर के वहाँ जाकर उन दोनों का पेमेंट कर दिया। शिनई खुशी से बोला, थैंक यू डुम्बू। जून गुस्से से भड़क गया और उसने टेबल पर हाथ मारा और बोला, वो मोटा क्या मुझे भिखारी समझता है? वेटर, उस वाइन का बिल मेरे कार्ड पर डालो, मैं किसी घटिया इंसान का वाइन नहीं पीऊंगा। वेटर झिझकते हुए बोला, सर ये वाइन 3,75,000 रुपए का है, क्या आप श्योर है? डुम्बू मुस्कुराया और बोला, ज़्यादा मत इतराओ, मैंने तुम्हारी फाइनेंशियल हालत तुम्हारे टेबल पर ही देख लिया था। याद है तुमने स्कूल में कहा था अपनी औकात में रहना। फिर सीन धीरे धीरे अतीत की ओर चला गया। जून डुम्बू के हेडफोन ले गया था। ये हेडपीसेस तो तेरे औकात के बाहर के है, तू इसे क्यों यूज कर रहा है? फिर गुम्बू ने समझा ये हेडफोन्स उसके बहन ने बर्थडे गिफ्ट पर दिए थे, लेकिन जून ने हंसकर कहा था तू अपने औकात में रहे। और प्रेजेंट में गुम्बू ने कहा, औकात में रहो जू, मैंने ये वाइन शिने के लिए खरीदी है, तुम उसी से पी लो। उसने वेटर से कहा, बिल मेरे खाते में डाल दो। और जू गुस्से से भर गया, लेकिन कुछ कह नहीं पाया। फिर थोड़ी देर बाद गुम्बो टेबल पर बैठा हुआ था और एक बाइट ले और बोला, वाह क्या खाना है। और खाते हुए सोचा, इन महंगे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा तो वही स्ट्रीट फूड ही होते हैं। फिर उसे याद आया कि पहले पैसे की कमी के कारण वो अक्सर भूखा ही रहता था। इस समय वो आज इतना ज़्यादा खाना चाहता था कि उसका पेट फट जाए। फिर वो अपने पाउच की ओर खाना करता है और बोलता है, क्या तुम भी खाओगे? तभी उसने कुछ अजीब देखा। उस पाउच के दो दो हाथ भी निकल आ रहे थे, जैसे कि कोई पंख हो। और गुम्बो हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जितना ज़्यादा वो पैसे निकाल रहा था, उतना ज़्यादा ही लोटो चान की प्रेजेंस हो रही थी, जैसे कि वो इवॉल्व हो रहा हो। फिर उसने अपनी पाउच की ट्रांसमिशन याद कर किया कि जब उसने 65 मिलियन बाहर किया था, तब उस चीज़ की आंखें निकल आई और वो हिलने लगा। और अब तो उसके भी निकल आए थे। फिर गुम्बो को याद आया कि अब तक उसने 193 मिलियन बाहर निकाल लिया है। कि तभी उसे एहसास हुआ कि जितना ही ये पाउच इवॉल्व हो रही थी, उतना ही उसकी जिंदगी कम रही थी। लेकिन उसने उस ख्याल को झटक दिया और उसने सोचा उसे फर्क नहीं पड़ता। वो जानता था कि जिंदगी एक ही बार मिलती है और मरने के से पहले वो सब कुछ करेगा। और उस दिन उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की। फिर घर लौटकर उसने अपना वजन चेक किया। उसका वजन एक सांड से भी ज्यादा था। मशीन जैसे कि मानो टूट ही जाती है, इतना ज्यादा वजन। उसने बड़बड़ाते हुए बोला कि एक ही दिन में वो इतना ज्यादा मोटा कैसे हो गया। इतनी पागलों की तरह पोर्क खाने के बाद उसका वजन बहुत ज्यादा ही बढ़ गया था। उसने खुद ही माना, अगर ऐसा ही चलते रहा तो फिर किसी भी चीज से पहले हाई कोलेस्ट्रॉल होने के कारण वो मर जाएगा। फिर उसने उस पाउच का नाम लोटो चान रखा और लोटो चान से कहा कि अब वो मर नहीं सकता। उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जो उसे करना है। उस रात वो अगले दिन की प्लानिंग करते रहा कि एक सी फूड बुफे के लिए भी जाना है, वैसे उस प्लेस पर जाना है, उस प्लेस पर जाना है। उसे लग रहा था जैसे कि वो आज़ाद है अब। अगली सुबह मोटा हो चुका गिम्बू सुबह उठा तो घबरा गया। उसे लगा कि वो काम के लिए लेट हो रहा है। फिर उसे याद आता है कि उसने तो वो काम छोड़ दिया था। अब उसके पास लोटो चैन है और बहुत ज़्यादा पैसे। और मुस्कुराते हुए बोला, लोटो चैन आज भी मेरा ध्यान रखना, ठीक है ना? उस दिन वो बार्बर शॉप गया, नया हेयर स्टाइल और फेशियल कराया। फिर मॉल जाकर स्टाइलिश कपड़े, सॉक्स और नया सब कुछ खरीदा। उसे याद आया कि कितने सालों के बाद उसने आज इतना मज़ा किया। उसे वो दिन याद आए, दुख भरे दिन, और सोचा कि अब वो दुख भरे दिन नहीं रहे। अब मैं भी पैसे वाला हूँ, मैं भी पैसे उड़ाता हूँ। और उसे समझ आया कि अमीर लोग इतने कॉन्फिडेंस क्यों होते हैं। पहले जब वो रास्ते से जाता था खुद को छोटा और नीच समझता था। आज उसी रास्ते पर वो खुद को कॉन्फिडेंस के साथ जाता था और वहाँ के हाई क्लास लोग अब उसे नीचा भी नहीं समझते थे। वहाँ पर वो एक कॉन्फिडेंस इंसान के जैसे चल रहा था और तभी एक कार रुकी और वहाँ से एक खूबसूरत लड़की निकली और उसकी फिगर देखकर गुम्बू कुछ पल के लिए
हैरान हो गया। उसे लगा था कि जैसे कोई आइडियल हो। वो उसे देखकर शर्मा गया और सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर कैसा इवेंट होता है जहाँ पर ऐसी लड़की आ सकती है। कि तभी उसने देखा कि वो लड़की जिस बिल्डिंग के अंदर गई है वहाँ 18+ का पोस्टर लगा हुआ था। उसे देखकर उसने खुद को समझाया तुरंत कि उसे गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। उसने खुद को याद कराया कि मैं वर्जिन ही रहूंगा, मैं उसी को दूंगा जो मेरी पहली प्यार होगी। इसी बीच सुनहरी बालों वाली एक लड़की आई और उसको बोली कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रही है। गुम्बू ये सुनकर हैरान रह गया और सोचा ये तो वही पिकअप लाइन थी जो वो हमेशा से सुनना चाहता था, और उससे लगा कि पैसा ही सब कुछ है। लड़की ने पूछा क्या आपके पास टाइम है? फिर गुम्बू ने बोला हाँ मेरे पास टाइम है। फिर लड़की ने कैमरा उठाया और गुम्बू की तरफ बोला उसकी आउटफिट तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और उसकी आउटफिट तो 10 मिलियन यौन से भी ज्यादा होगी। गुम्बू ने बोला कि उसे याद नहीं। फिर लड़की ने यह सुनकर उसके पास गया और बोला यही तो असल अमीरी है। उसने बोला कि अमीर लोग तो गर्मियों में भी स्वैग करना नहीं भूलते हैं। फिर गुम्बू ने बोला कि उसके पास अभी भी रिसीट है ताकि कोई उसे गलत ना समझे। फिर लड़की ने उसकी रसीद देखी और टोटल कर दिया। फिर घर पर गुम्बू अपनी शॉर्ट्स देख रहा था। उस लड़की ने गुम्बू की पूरी आउटफिट की कॉस्ट डिटेल्स में बता दी थी वहां पर। और वीडियो पर गुम्बू ने नारुतो के जुजुत्सु काइसन की तरह जैसे कि ओटाकू फैंस करते हैं वैसे हैंड साइन बना रहे थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया था। कुछ ही देर बाद उसे उसके इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि उसकी माँ बहुत ज़्यादा सिक है और उसके डैड गैम्बल्स पर एडिक्ट हो गए हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, और गुम्बू से विनती कीजिए वो उसे लोन दे दे और उस लोन को वो डबल करके दे देगा वापस। फिर गुम्बू ने सोचा कि सेलिब्रिटीज को तो ऐसे मैसेज हर समय आते रहते होंगे। उसे एहसास हुआ कि लोगों ने जब उसका आईडी मांगा था तो वो सच में सोच रहे थे कि वो कहीं कोई फेमस इंसान तो नहीं। उसने फोन देखा और देखा कि बहुत सारे मैसेज आए थे। उसे इस बात का अफसोस हुआ कि उसने अपना ओरिजिनल आईडी सबको दे दिया, जिसकी वजह से आज ये सब उसे फेस करना पड़ रहा है। उसने सोचा कि शायद उसे ये अकाउंट डिलीट कर देना चाहिए कि तभी उसे एक मैसेज आता है प्रिंसेस रीन के नाम से। उसका नाम पढ़ते ही जैसे कि गुम्बू का ड्रिंक उसके गले में ही अटक गया और उसे याद आया ये तो वही स्कूल की प्रिंसेस है। वो इतना ज्यादा सुंदर थी कि कोई भी उसके सुंदरता झुटला नहीं सकते थे। यहाँ तक कि टीचर्स भी उसे सुंदर मानते थे। पूरा स्कूल उसके चार्म के अंदर था। युनवू को यकीन नहीं हो रहा था कि उस लड़की ने या गुम्बू को मैसेज भेजा। ये सोचकर गुम्बू उसे मैसेज का रिप्लाई दिया और उस प्रिंसेस में साथ ही साथ उसका मैसेज का रिप्लाई दे दिया और रिप्लाई दिया तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। ये पढ़ने के साथ साथ ही गुम्बू पूरा शर्मा गया। उसे लग रहा था कि जैसे कोई ड्रामा चल रहा है जहाँ पर दो लोग एक दूसरे के प्यार में गिरते हैं। इसी बीच अचानक उसके घर की डोरबेल बजी। उसे लगा कि कोई डिलीवरी मैन आया होगा, पर खोल कर देखा कि कोई भी नहीं था। उसने इधर उधर देखा पर कोई भी नहीं था। फिर देखा कि जिन और जू दोनों ही उसके घर के बाहर थे। गुम्बू को यकीन नहीं हो रहा था कि ये दोनों उसके दरवाजे के बाहर है। जिन बिना किसी झिझक के अंदर आ गया और बोला कि गुम्बू ने एक ओनरशिप कार्ड बनाई थी जिससे पॉइंट मिले। वहां से ही उसे उसका घर का एड्रेस पता चला। फिर उन दोनों ने गुम्बू को अंदर ले आया। उन्होंने दरवाजा जोर से लगाया और बोला अरे ये कैसी गंध है तुम्हारा घर में, और साथ ही बोला क्या तू जल्दी शिफ्ट करने वाला है घर? इस घर से तो वेयर हाउस वाला स्मेल आ रहा है। गिम्बू जल्द ही समझ गया कि ये दोनों कायर उसके घर पर हमला करने के लिए आए हैं, कि शायद वो लोग कल के बाद का मजाक का बदला लेने आए हैं। दोनों ने उसका मजाक उड़ाया और बोला अरे तू तो पैरासाइट जैसा है बे। गिम्बो ने नजर और लोटो चैन की तरफ देखा। बाकी सबके लिए वो तो सिर्फ एक खिलौना ही था, पर गिम्बो जानता था कि वो कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने लोटो चैन को धीरे से लिया। इसी बीच जिन और जू उसके पास आए और बोला तुम्हारे साथ हमारी कुछ बातें हैं। गिम्बो ने गहरी सांस ली और बोला अब मैं पहले जैसा गिम्बो नहीं हूँ। तुम लोग जो भी करोगे मैं उसका करारा जवाब दूंगा, वो भी पैसों के साथ। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि वो हैरान हो गए। वो दोनों पुलिस उसके तरफ होकर झुके पड़े हुए थे।
दोनों ने हाथ जोड़कर उससे पैसे मांगना शुरू कर दिए। जू ने बड़ी आसानी से बोला, तुम बस इन्वेस्टमेंट करो। कि उन्हें 100 मिलियन चाहिए, 50-50, और 1 साल में वो डबल करके दे देंगे। जिन ने बोला कि ये हमारी जरूरत है क्योंकि हाल ही में हम लोग स्कैम हो गए। ये सुनकर जू ने उसे चुप कराया। बेवकूफी मत कर, चुप रह तू। गुम्बू के लिए ये नजारा बहुत ही ज्यादा अजीब था क्योंकि ये वही दोनों थे जो स्कूल में उसे मारा करते थे। आज वही लोग घुटनों में बैठे हुए थे। जू ने उसे मनाने की कोशिश की और बोला, अगर थोड़ा बढ़ाया जाए तो फिर हम दोनों का हो जाएगा। और फिर बताया कि बीती जो भी बातें थे उसकी वजह से हम लोग दोस्त नहीं बन पाए, हमें माफ कर देना और उस बात को चलो अब हम भूल जाते हैं। फिर जू ने बोला कि जिनके पास है उन्हें देना चाहिए और जिनके पास नहीं है उन्हें लेना चाहिए। ऐसे ही तो हम एक दूसरे के काम पर आएंगे। ये सुनकर गुम्बू को पुरानी यादें जैसे कि करंट के जैसे चुभ गई थी। वो दिन जब जिन और जू उससे पैसा ले जाते थे और मारते थे और मजबूर करते हैं, उसे याद आया कि कैसे वो उसे उन लोगों को एक्सप्लेन करता था कि ये पैसे उसकी बीमार बहन के लिए है, पर वो लोग नहीं मानते थे और वो लोग वो पैसे ले जाते थे। पर उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था और उसे मारा था क्योंकि वो उसने उनके सामने बातें की। कुंबू सोच रहा था, आज वही शख्स मुझे ये बोल रहा है कि गरीबों को देना चाहिए और अमीरों को लेना चाहिए, पर आज वो पूरा उल्टा बोल रहा है कि अमीरों को देना चाहिए और गरीबों को लेना। ये सोचकर वो गुस्से से भर गया। उसने ठंडे स्वर से बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम लोग कौन हो जो मैं तुम्हें पैसे दूं? तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया था, क्या तुम सब वो कुछ भूल गए? उसने ये बोला, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, पर मैं जितने भी पैसे दूंगा उन लोगों को उतनी ही मुक्के मिलेंगे। यही उसकी शर्त थी। जिन ने धीरे से जू को कहा, चुप रहना, इस मोटे के पंच पर उतनी ज्यादा ताकत नहीं होंगी, थोड़ा सा पंच खा लो। जिन ने बोला कि बस चेहरा पर मत मारना, मुझे कल काम पर जाना है, एक मुक्का काफी होगा। पर उसके बाद उसने एक ऐसा मुक्का दिया कि उसकी बुली एकदम दूर जाकर गिरा और बहुत ही जोर से। ये देखकर जू के आंखें फटी के फटी रह गए। वो सोच रहा था कि वो शायद नाटक कर रहा है, पर वो नाटक नहीं कर रहा था। उसने गुस्से से बोला, साला पैसे के लिए अपनी आत्मा तक बेच देगा। उसे नहीं पता था कि जिन सच में बेहोश पड़ा हुआ था। फिर जू ने बोला, ठीक है, अब मुझे भी मार ले, मैं बहुत ज्यादा मजबूत हूँ। ये सुनकर गुम्बू ने दोबारा नहीं सोचा और उसे भी मुक्का मारने के लिए गया। उसका मुक्का सीधा जू के नाक पर लगा और 1 सेकंड के लिए उसे लगा जैसे वो स्वर्ग में चला जा रहा है। फिर वो सीन बदल गया। गुम्बू ने अपनी बहन यूनवा को कॉल किया था और उसके सामने उसके कॉलिग्स बैठे हुए थे, मतलब यूनवा के सामने, और बोल रही थी कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम्हें ऐसा भाई मिला है, तुम्हारा भाई सब खर्च उठा रहा है। और ये सुनकर उसकी बहन थोड़ी सी उदास रह गई। फिर सीन शिफ्ट हुआ। गुम्बू जा रहा था और सोच रहा था कि प्रिंसेस ने मुझे मेरे साथ मीट करना चाहती है, मैं क्या कर। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा और उसके गाल पर हाथ रखा और बोला, कैसे हो? वो देखा तो वो वही प्रिंसेस थी। इतना ज्यादा सुंदर थी कि गुम्बू उसे देखकर चौंक कर शर्माने लगा और वो पूरा का पूरा अटक गया था। और फिर प्रिंसेस रिन ने बोला, क्या तुमने कुछ खाया है? शायद तो नहीं, चलो पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं। गुम्बू उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और कुछ देर तक कुछ भी नहीं बोला। फिर वो अचानक मुड़ा और कहा, ठीक है ठीक है, हम लोग वहां पर जाते हैं। और पीछे से रीन आकर उसका हाथ पकड़ती है और रीन ने बोला कि उसने पहले ही एक रेस्टोरेंट बुक करके रखा है। यह सुनकर गुम्बू तो जैसे शर्मा कर लाल ही हो चुका था। वो एक साथ चल रहे थे पर उसका कोई भी होश नहीं था। बस उसे ये लग रहा था बस वो रास्ते में जा रहा है, उसे आसपास का कोई भी ठिकाना नहीं था। उसे बस यही बातें याद थी कि सभी लोग उसे घूर रहे थे और उस लड़की की महक। रेस्टोरेंट में पहुंचे तो प्रिंसेस बोलती है, क्या तुम ठीक हो? और फिर वो उसके पास चले जाते हैं और एमसी शर्मा रहा था। फिर गुम्बू अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, प्रिंसेस जोरिन, क्या आपको चोट लगी है? जोरिन बोलती है, अचानक से तुम ये क्यों पूछ रही हो? गुम्बू बोलता है, क्योंकि आपके हाथों पर बहुत सारे बैंडेज लगे हुए हैं। फिर प्रिंसेस ने बोला, ये तो वार्म करने के लिए है। गुम्बू ने फिर भी पूछा कि तुम्हें कोई क्या चोट पहुंचा रहा है? और गुम्बू ने बोला, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझसे मांग सकती हो। प्रिंसेस
रीन अचानक से हंसी और बोला कि कोई भी उसे मारने की हिम्मत तक नहीं करेगा, और बोला कि ये तो वार्म और कोल्ड के लिए है, और उसके अलावा ये सिर्फ पोल डांसिंग की वजह से ही आए थे। फिर वो हंसते हुए पोज लेकर बोली, पोल डांसिंग की वजह से ही मैंने अपना बॉडी इतना ज़्यादा फिट किया है। ये सुनकर गुम्बो का दिमाग खाली हो गया। वो बिलीव ही नहीं कर सकता था कि प्रिंसेस पोल डांसिंग करती थी। फिर प्रिंसेस ने बोला कि उसे भूख लग रही है, उन्हें क्या ऑर्डर करना चाहिए। उन्होंने अपना पहला डिश ऑर्डर किया, पर जब वो मील आया तब उसे समझ आ गया कि इतना छोटा मील किसी का भी पेट नहीं भर सकता है। पोर्शन इतना ज़्यादा कम था कि किसी का भी खाकर पेट नहीं भरने वाला, और वो मन ही मन सोचता है, अरे डिश वॉश बचाने की नई टेक्निक्स है ये सब। पर प्लेट्स की प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि वो देखता ही रहा। फिर अचानक से उसे याद आया कुछ दिन पहले खाया हुआ खाने का दाम बिबिंगबैक था, और हफ्ते में एक बार वो लोग घर पर बिबिंगबैक खाते थे। और उसे याद आया कि उसकी सिस्टर हमेशा डांटती थी, इतना सॉस मत डालो, लेकिन वो कहता था ज़्यादा डालने से टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। उसे समझ आया कि पहले वो खाने को पेट भरने का एक तरीका समझता था, पर अमीर लोग खाने को सिर्फ एक आर्ट समझकर खाते हैं, एक ब्यूटी की तरह जिसे एंजॉय करा जाता है, ना कि खाया जाता है। ये सोचते सोचते उसकी नज़र प्रिंसेस रिन पर चली जाती है, और प्रिंसेस रिन पूछती है क्या हुआ है। गुम्बुस झिझक कर बोलता है खाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसके मन पर यही बात चलती रहती है कि खाना एक आर्ट है यहाँ पर। प्रिंसेस रिन मुस्कुराई और बोला कि अब जाकर वो उससे बात कर रहा है, वरना अभी तक तो वो अकेली ही बात कर रही थी। गुम्बू ने मन ही मन सोचा, क्या रिच लोग ऐसे ही होते हैं? रिच लोग ऐसे ही जेंटल और काइंड होते हैं? प्रिंसेस रिन ने उसको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना दिया था, और फिर उसे अचानक से याद आता है कुछ देर पहले वो कितना ज़्यादा करीब थे। उसको समझ नहीं आया कि उस वक्त प्रिंसेस क्या करना चाहती थी। फिर अचानक गुम्बू को एक फ़ोन आया रियल एस्टेट से, और बोला कि 30 मिनट के अंदर अंदर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा डिमांड पर है। गुम्बू ने बोला कि वो बिजी है, क्या वो कल देख सकता है। फिर फ़ोन पर से आवाज़ आई कि नहीं, प्रॉपर्टी डिमांड पर है, इसलिए कोई ना कोई इसे खरीद लेगा। ये सुनकर गुम्बू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। प्रिंसेस उसे देखती रहती है। फिर प्रिंसेस ने बोला क्या ये रियल एस्टेट का बात हो रहा है? तो फिर कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे लिए रुक रहे हो तो फिर क्यों ना मैं ही तुम्हारे साथ चलूँ घर देखने में। फिर दोनों एक साथ घर देखने के लिए चले गए। वो उन्हें घर का सुविधा और असुविधा बता रहे थे। फिर एजेंट ने बोला ये घर मैरिड कपल के लिए बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट है। ये सुनकर गुम्बू घबराते हुए बोला कि वो लोग न्यूली मैरिड नहीं है, वो लोग एक साथ सिर्फ घर देखने के लिए आए हैं। और गुम्बू को देखकर प्रिंसेस मुस्कुराई, और पीछे से वो एजेंट भी उसे घूर रहा था, और गुम्बू वहाँ से निकल रहा था कि ये बोलते हुए कि इस घर पर उसकी बहन अकेली रहेगी। फिर उसका नज़र अचानक से विंडो पर गया और बोल रहा था ये घर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर व्यू थोड़ा कम आता है। फिर एजेंट ने बोला कि ऊपर वाले फ्लोर से पूरा का पूरा व्यू आता है। गुम्बू ने ये सुनकर बोला क्या मैं देख सकता हूँ, पर एजेंट ने बोला कि वो ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। फिर गुम्बू ने बोला क्या उनके साथ कांटेक्ट किया जा सकता है। फिर एजेंट ने थोड़ा सा खटका और बोला कि वो कोशिश कर सकती है। सुनने के साथ साथ ही गुम्बू ने उस घर का 3 गुना धनराशि देने के लिए राजी हो गया, और साथ ही साथ ये भी बोला अगर जरूरत पड़े तो वो उनकी मूविंग कॉस्ट भी दे देगा सिर्फ उस रूम को पाने के लिए। एजेंट उसकी बात सुनकर शॉक हो गया, पर हालत इससे आगे बढ़ती उससे पहले ही प्रिंसेस ने बोला इतने अमाउंट पर तो तुम इससे भी अच्छा घर पा सकते हो। वो समझ नहीं पा रही थी कि गुम्बू इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है इस घर से। फिर गुम्बू ने बोला कि उसकी सिस्टर ये घर बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। फिर सीन पास्ट में जाता है, और उसकी बहन बोल रही थी मैंने लॉटरी में एक राइस कुकर जीत लिया है। हंसते हुए उसकी बहन ने बोला कि रिच लोग तो कितने मजे करते हैं ना इन बड़े बड़े अपार्टमेंट में। फिर उसने अपने भाई की पैचेस देख ली और पूछा क्या तुम्हें चोट लगा है। गुम्बू घबराते हुए बोला कि उसे सिर्फ थोड़ा सा चोट लगा है क्लास पर काम करते वक्त, पर मन ही मन सोचा कि उसकी बहन को पुलिस के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा।
वरना उसकी बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। उसकी बहन ने पूछा कि उसे कहाँ पर दर्द है और फिर उसकी बहन ने माफ़ी मांगी कि वो ये ध्यान नहीं रख सकी। फिर गिम्बू ने बोला कि आगे जाकर वो उसे बहुत अच्छा गिफ्ट देगा। फिर उसकी बहन ने बोला कि आगे जाकर अगर तुम ज़्यादा पैसे कमा लेते हो तो फिर वो वाली बिल्डिंग पूरी की पूरी मेरे नाम कर देना, ठीक है ना। फिर गुम्बू ने वो देखा और सोचा चाहे वो कितना भी कमा ले ये इम्पॉसिबल है, इतनी बड़ी बिल्डिंग वो कभी भी नहीं खरीद सकता। उसकी बहन हंसी और बोली हम अभी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर तो विंडो भी नहीं है, पर इन फ्यूचर हम जहाँ पर भी रहेंगे मैं चाहती हूँ वो ऊंची इमारत हो और वहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखा जा सके। और प्रेजेंट पर वो उसकी बहन की इच्छा पूरा कर रहा था, वही फ्लैट वही बिल्डिंग। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और स्टाफ ने बोला कि नेक्स्ट वीक फुल पैसे जमा कर दीजिएगा। फिर गुम्बू ने बोला कि वो पहले ही फुल पेमेंट कर चुका है और उसी के साथ वो अपने रहने के लिए भी एक घर खरीद चुका था, सबसे बड़ी और ऊंची इमारत पर। फिर प्रिंसेस रीन धीरे से पूछा कि तुम जहाँ पर रहने वाले हो वहाँ तो रेंट में है, तो वहाँ का तो रेंट बहुत ज़्यादा है, ये क्या तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही नहीं हो जाएगा। ये सुनकर गुम्बो ने औकट से मुस्कान दी और अंदर ही अंदर सोचा वो सच तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। फिर रात को वो अपने कमरे के रूम से खिड़की देखते देखते सोचता है क्या कितना कुछ हो चुका है। अपने साथ ही साथ ये भी सोचा कि अपनी सिस्टर के लिए घर खरीद कर उसे बहुत ज़्यादा शांति महसूस हो रही है। फिर वो लॉटो चैन को सहलाते हुए बोला कि अगर वो मर भी जाए उसे कोई भी शिकवा नहीं होगा, पर उससे पहले उसे उसके बहन की टेक केयर करनी पड़ेगा और उसका फ्यूचर ठीक करना पड़ेगा। उसी वक्त डोरबेल बज गया और उसे लगा कोई पार्सल मैन या फिर घर का कोई सामान होगा। फिर वो उसने जाकर जब देखा तो फिर देखा कि प्रिंसेस बाहर खड़ी हुई थी। प्रिंसेस उसके घर के अंदर आ गई थी, पर वो कुछ चीज़ों से लग रही थी कि परेशान है। फिर प्रिंसेस ने बोला कि वो उसके साथ रहना चाहती है। ये सुनकर गुम्बू ने बोला कि वो उसके साथ क्यों रहना चाहती है। प्रिंसेस थोड़ा सा हंसी और बोला कि मुझे मेरी स्टूडियो अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया गया है और रेंट लेट करके देने के कारण उसका पूरा डिपॉजिट भी चला गया। अब वो पूरी तरीके से ब्रोक थी और उसके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं था। गुम्बू आंखें फाड़कर उसके तरफ देखता रहा और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंसेस देखने में तो ऐसी नहीं लगती थी, वो तो बहुत ज़्यादा रिच लगती थी और यहाँ तक कि वो स्टार किड्स के साथ भी थी और 5 स्टार होटल और भी बाहर बाहर जगह कई जगह वो घूमने जाती थी। और आज ये मुझे तो लगा था वो बहुत ज़्यादा ही रिच होगी। फिर प्रिंसेस ने उसे बोला कि ये सब उसकी कमाई नहीं था, ये सब स्पॉन्सर के कारण मैं कर रही थी और कुंभू को समझा रही थी कि स्पॉन्सरशिप क्या होता है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट होता है पर अंदर से पूरा का पूरा खाली। ये कहकर प्रिंसेस ने अपना हाथ गुम्बू के हाथ पर रख दिया। ये देखकर गुम्बू तो हलचा उठा। उसके दिमाग पर बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे कि क्या प्रिंसेस मेरे साथ रहेगी। वो खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था पर इमेजिनेशन में बहुत कुछ सोच रहा था। उसे मांगा का प्लॉट याद आया कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की और एक फैट लड़का। फिर गुम्मू ने बोला तुम यहाँ पर रह सकते हो पर तुम्हारा सामान कहाँ है। ये सुनकर प्रिंसेस ने बोला कि उसे अचानक बाहर निकाल दिया गया था और जब वो उसकी सामान लेने के लिए गई थी तब उसका लैंडलॉर्ड ने पासवर्ड बदल दिया था। इसकी वजह से वो सामान भी नहीं ले पाई। अब उसके पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी और ना ही पहनने के लिए। अब पूछा पहनने के लिए कुछ दे सकता है। फिर गुम्बू ने उसकी फेवरेट टी शर्ट उसे दे दी। जब प्रिंसेस ने वो पहना वो इतना ज़्यादा हॉट लग रही थी कि गुम्बू शर्मा गया। फिर प्रिंसेस ने धीरे से उसे बोला उसे भूख लगी है। फिर प्रिंसेस ने बोला क्या मैं तुम्हारी किचन यूज़ कर सकती हूँ और गुम्बू को बोला क्या तुम भी मेरे साथ आओगे। फिर वो किचन पर जाकर खाना बनाने लगी। प्रिंसेस जब खाना बना रही थी तब गुम्बू उसे देख रहा था और सोच रहा था ये कैसे पॉसिबल है, प्रिंसेस मेरे साथ है। उसे लग रहा था कि वो लोग न्यूली मैरिड कपल है। ये वही लाइफ थी जो लाइफ उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। फिर प्रिंसेस ने उसे पुकारा कि खाना रेडी हो गया है। फिर गुम्बू ने बोला ठीक है और वो दोनों खाने के लिए बैठ गए और बैठने के साथ ही प्रिंसेस ने पूछा क्या रामेन ठीक है। फ्रिज में बहुत ज़्यादा कम सामान थे। गुम्बू ने माफ़ी मांगी और बोला कि वो हमेशा से बाहर से खाता है। फिर गुम्बू रामेन की तरफ देखा और इतना ज़्यादा पानी था, लग रहा था कि नूडल सुसाइड कर रहे हैं और अंडे ब्लैक होल जैसे वो उसे खा रहे हैं। और मनी मन सोचा क्या ये नूडल है।
प्रिंसेस ने शर्माते हुए बोला कि मुझे खाना बनाना आता ही नहीं है। मजाक पर बोला कि इस तरह तो उसे ना खाकर ही मरना पड़ेगा। कुंबू ये सुनकर जल्दी जल्दी खाना लेता है और खाता है और ये बोलता है अरे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और कुंबू ने मुस्कुराते हुए बोला कि ये खाना वो आराम से खा लेगी और प्रिंसेस ने ये सुनकर मुस्कुराई और ये देखकर कुंबू के मन में शांति आई। गुम्मू ने सोचा कि मरने के पहले वो इस पल को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेगा और याद करेगा। प्रिंसेस ने बोला क्या सब ठीक है, तुम्हें क्या और कुछ चाहिए? फिर गुम्मू ने बोला नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। फिर रात को वो लॉटो चैन को देखता है और देखा और टीवी के ओर देखने के बाद देखा कि अटैक ऑन टाइटन का न्यू सीजन चल रहा है। उससे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अटैक ऑन टाइटन का न्यू सीजन आ चुका है। प्रिंसेस ये देखकर बोली कि उसे इस शो के बारे में पूरी की पूरी स्टोरी पता है और उसे ये स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और गुम्बू जल्दी से जाकर वो ट्रेलर देखने लगा। गुम्बू ने बोला ये अटैक ऑन टाइटन है और टाको के दुनिया का मेन सोर्स, और सीरियस होकर बातें करने लगा। प्रिंसेस सुनकर बोली कि तुम इतना ज़्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो? प्रिंसेस मुस्कुराते हुए बोली अगर उन्हें उससे नींद नहीं आ रहा है तो फिर वो दोनों एक साथ देख सकते हैं। दोनों अटैक ऑन टाइटन देखते रहे पर अचानक प्रिंसेस उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। गुम्बू को लगा कि प्रिंसेस जुड़न सिर्फ सोने की नाटक करे, इसलिए गुम्बू उसे थोड़ा सा उठाने की कोशिश करता है। पर जब उसने देखा कि प्रिंसेस सच में सो चुकी थी वो तो शर्मा ही गया था। फिर अगली सुबह हुई। प्रिंसेस सोकर उठी और गुम्बू से पूछा क्या तुम उठ गए हो? फिर उसने गुम्बू को गुड मॉर्निंग बोला और फिर कहा कि तुम सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे? और उसने बोला कि वो अपनी बहन की घर की बाकी चीज़ें देखने के लिए जा रहा है और बोला कि शाम तक वो वापस आ जाएगा। प्रिंसेस ने पूछा क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ कर सकती हूँ? फिर गुम्बू ने बोला ठीक है। फिर रात हुई और गुम्बू घर वापस लौटा और वो परेशान हो गया देख क्योंकि घर पर प्रिंसेस नहीं था और सारी चीज़ें बिखरी हुई थी।